12वीं कक्षा के व्यावसायिक अध्ययन में अध्याय 1 में हम प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें प्रबंध की परिभाषा, उसका महत्व, उसकी प्रकृति, कला के रूप में, विज्ञान के रूप में एवं पेशे के रूप में हम जान पाएंगे। प्रबंध के विभिन्न कार्यों को हम जान पाएंगे। समन्वय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हम जान पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध की परिभाषा। किसी भी संस्था में जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं, उन सारी गतिविधियों के पीछे प्रबंधन है। बिना प्रबंधन के हम किसी संस्था के सफलतापूर्वक संचालन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रबंध की परिभाषाओं में पहली परिभाषा के अनुसार प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करना और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के सारे इंडिविजुअल्स, सारे लोगों के जो प्रयास हैं उनको समूहित किया जा सके ताकि चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में प्रबंध एक संस्था के नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण की सतत प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय के लिए की जाती है। क्रिटेनर ने बताया कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। अब हम प्रबंध की अवधारणा को समझते हैं। यह एक बहु प्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। हम अपने आम जीवन में इसकी चर्चा हमेशा सुनते हैं। प्रबंध पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य है। इसकी परिभाषा को विश्लेषण करते हैं तो हम कुछ शब्दों को समझेंगे। पहला ये प्रक्रिया है जिसको में प्रभावी ढंग से पूर्ण क्षमता से हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। कुछ शब्दों को समझेंगे हम। प्रभावी का अर्थ है दिए गए कार्य को संपन्न करना, तय समय में पूरा कर लेना। मात्र कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है, कुशलतापूर्वक प्राप्त करना पड़ता है। कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से पूरा करना, अर्थात न्यूनतम लागत पर न्यूनतम वेस्टेज, न्यूनतम रिसोर्सेस में प्राप्त करना। लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच संबंध से हम यह समझ पाते हैं। हम आगे हायर स्टडीज में इसको समझेंगे। और कुशलतम उपयोग होगा संसाधनों का, तभी हमारा आउटपुट मैक्सिमम होगा, और प्रबंधन इसी के लिए जाना जाता है। अब हम दोनों के बीच में सामंजस्य को समझते हैं। प्रभावपूर्णता और कुशलता। प्रबंध के लिए प्रभावी एवं
क्षमतावान दोनों का होना महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्णता एवं कौशल दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। अगर 8,000 इकाइयों का उत्पादन मई महीने के अंत तक होना है और प्रति इकाई लागत 100 रुपये आना है। अगर 8,000 इकाइयों का उत्पादन मई महीने के अंत तक हो जाता है और उत्पादन लागत 102 रुपये आती है प्रति इकाई, तो प्रभावी तो हो गया, लेकिन कुशलता प्राप्त नहीं हो सकी। और अगर 100 रुपये में उत्पादन हो जा रहा है, लेकिन उत्पादन होने में 3 जून तक का समय लग गया, तो कुशलता उपयोग तो हुआ संसाधनों का, लेकिन प्रभावी ढंग से लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। तो इस उदाहरण से हम प्रभावपूर्णता और कुशलता को समझ सकें। अब हम देखते हैं प्रबंध की विशेषताएं। पहली विशेषता है, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। किसी भी संगठन का आधार रखा जाता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन कृत संकल्प होता है। दूसरा है, प्रबंध सर्वव्यापी है। चाहे वो इकोनॉमिक यूनिट हो, आर्थिक या सामाजिक या राजनीतिक, किसी भी प्रकार की क्रिया हो रही है, प्रबंध सब जगह आवश्यक है। चाहे वह एक अस्पताल हो, एक पेट्रोल पंप हो, एक विद्यालय हो, एक कार्यालय हो, हर जगह प्रबंध की आवश्यकता है। बिना प्रबंधन के कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। वह कार्य भारत में हो रहा हो, जर्मनी में हो रहा हो, स्पेन में हो रहा हो, प्रबंध की आवश्यकता है। तीसरा, यह बहुआयामी है। बहुआयामी कहने का अर्थ है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें 3 आयाम को डिस्कस किया गया है। पहला, कार्य का प्रबंध। दूसरा, मानव संसाधन का प्रबंध, लोगों का प्रबंध। और तीसरा, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट। पहला, कार्य का प्रबंध देखते हैं। सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होता है। कारखाने में किसी उत्पादक का विनिर्माण होता है, तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहक की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि अस्पताल में एक मरीज का इलाज होता है। तो हर संस्था में किसी न किसी कार्य का प्रबंध होता है। दूसरा, लोगों का प्रबंध। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन में सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। तकनीक में सुधार के बाद लोगों की आवश्यकता बढ़ी है जो टेक्निकली साउंड हो। लोगों के प्रबंधन में 2 पहलू आती है। प्रथम, कि कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर उनसे व्यवहार करना। दूसरा, लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करना। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर, उनकी कमजोरियों को अप्रासंगिक बनाकर संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। तीसरा, ऑपरेशंस का मैनेजमेंट, परिचालन का प्रबंध। परिचालन का प्रबंध दोनों को जोड़ के होता है, कार्य का प्रबंध और मानव का प्रबंध।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ आगत माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित किया जाता है। चौथा हम देखते हैं, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको सतत प्रक्रिया भी कहते हैं। प्रबंध के कई छोटे छोटे कार्य प्रबंध के अंदर। शुरुआत नियोजन से होती है, इसके बाद संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। नियंत्रण के बाद पुनः नियोजन होता है। इस प्रकार यह एक सतत प्रक्रिया है। हम इस चार्ट में इसको देख सकते हैं, डायग्राम में। फिर प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर के सम्मिलित होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को पोजीशन चाहिए, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कार्य करता है। इस प्रकार प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य है अर्थात प्रबंध संस्था को व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार ढलने का आधार देती है। प्रबंध के कारण ही संस्था व्यावसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ढल पाती है। व्यवसाय को छोड़कर सारी दुनिया जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है, संस्था को प्रभावित कर सकती है, वह व्यावसायिक वातावरण कहलाती है, जिसमें कई पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, टेक्निकल। अगला है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। संगठन में प्रबंध के प्रभाव का भान योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी के रूप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम देखते हैं संगठन के उद्देश्य, प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती है। उन उद्देश्यों को हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है हमारा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। पहला हम देखते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उसको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे सभी क्षेत्र के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना पड़ता है तथा सभी हितार्थियों, सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें शेयर होल्डर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें हम 3 बातें देखते हैं। इन उद्देश्यों को 3 पार्ट में हम देखते हैं। पहला जीवित रहना, दूसरा लाभ अर्जित करना, तीसरा बढ़ोतरी, सस्टेन करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रो करना। किसी भी व्यवसाय के लिए आधारभूत उद्देश्य होता है उसका अस्तित्व बनाए रखना। प्रबंध को संगठन के बने रहने की दिशा में निरंतर प्रयत्न करना होता है। इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है जिससे कि लागतों को पूरा किया जा सके। दूसरा है लाभ। व्यवसाय के लिए इसका बने रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको संगठन के लिए लाभ सुनिश्चित करना पड़ता है। लाभ उद्यम को निरंतर सफल परिचालन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है।
लाभ, लागत एवं जोखिम को पूरा करने के लिए लाभ आवश्यक है। तीसरा, बढ़ोतरी। दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि, व्यावसायिक एक्सटेंशन बड़ा करने के लिए प्रबंध का ये उद्देश्य होता है। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंध को संगठन के विकास की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यवसाय के विकास को विक्रय मतलब सेल्स टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ की संख्या, एम्प्लॉय टर्नओवर, इस सब में वृद्धि करनी होती है। दूसरा उद्देश्य हम देखते हैं सामाजिक उद्देश्य। अगर एक संस्था की परिकल्पना की गई है तो निश्चित रूप से समाज के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है। समाज के लिए लाभों की रचना करना प्रबंध का उद्देश्य है, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो, गैर व्यावसायिक संगठन हो। समाज के लिए ही संस्था का आधार रखा गया है और सामाजिक दायित्वों को पूरा करना यह जिम्मेदारी होती है प्रबंधक की। इसको हम देख सकते हैं समाज के अपेक्षाओं के अनुरूप साबित होने को लेकर, जैसे रोजगार का सृजन करना, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना, जैसे विद्यालय की, शिशु गृह की, इकोनॉमिकल प्राइस पर वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना, आदि आदि। तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठन जिन लोगों को संगठित करके बना है, उनकी अपनी अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं संगठन से, उनको संतुष्ट करना यह प्रबंधन का उद्देश्य है। उनकी विविध आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु प्रबंध निरंतर प्रयास करता रहता है, जैसे प्रतियोगी वेतन देना, अन्य लाभ जैसे वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताओं में व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं। इसके आगे हम अगले डिस्कशन में फिर पढ़ते हैं।